सबक 6 कबूतर की सच्ची कहानी। इंदौर के चिड़ियाघर से जनूब की जानिब चलते तो तकरीबन 1 दर्जन कैसर मंजिला इमारतों की लंबी कतार है। अगर उन इमारतों की सारी मंजिलों की मुंडेरों को आपस में मिला दिया जाए तो ये आसानी से 1 मील लंबी कतार बन जाएगी। ये सारी इमारतें कबूतरों से भरी रहती हैं। इस इलाके का नाम नौलखा है। कहा जाता है कि कभी यहाँ आम के इतने पेड़ थे कि एक साल 9 लाख कैरियां गिरी। तब से इस इलाके का नाम नौलखा हो गया। उस वक्त 9 लाख कैरियां हुई हो या ना हुई हो, लेकिन आज यहाँ 9 लाख कबूतर जरूर बसते होंगे। एक मुंडेर पर 4-5 कबूतरों के बच्चे गूं गूं कर रहे हैं। बच्चे ऐसे कि शक्ल में बड़े हो चुके, लेकिन उड़ने में कुछ कमजोर हैं। इसलिए पतंग के मांझे या टेलीविजन केबल के आड़े तिरछे तारों से टकरा जाते हैं। अचानक एक कबूतर ने खतरे की आवाज निकाली। सारे कबूतर फड़फड़ाए और मुंडेर छोड़कर उड़ गए। आपस की गपशप में किसी कबूतर को मालूम ही नहीं हुआ कि कब एक बिल्ली उनके पास आ गई। मुंडेर पर बस एक मोटा कबूतर बैठा रह गया। उसे बिल्ली का जरा भी डर नहीं था। उससे तो शायद शेर भी डरता था। अप्रैल के दिन थे। बहुत शदीद गर्मी थी। दोपहर 12 बजे मैं डाक लेने के लिए बाहर निकला। दरवाजे के पास केसरी फूलों की बेल के नीचे परों का एक गुच्छा नजर आया। रंग तो कबूतरों जैसा था, लेकिन न सिर दिखाई दे रहा था न पैर। पास गया तो वो कबूतर अपने परों को फड़फड़ाने लगा। जख्मी था और गर्म हवा की जद में आकर गिरा था। गर्मी के मौसम में अक्सर ऐसे परिंदे हमारे बागीचे में गिरते रहते हैं। 2 घड़ी नीम के ठंडे साए में आराम करके उड़ जाते हैं। मैं उस कबूतर को अंदर ले आया। उसके चेहरे पर पानी का छिड़काव किया और एक टोकरी में रख दिया। खाने के लिए चावल के दाने डाल दिए। दोपहर निकल गई, शाम हो गई। वो गर्दन जमीन पर टिकाए यूं ही बैठा रहा। ना कुछ खाया ना कुछ पिया। घर में सबकी यही राय बनी कि उसे आज की रात और आराम करने दिया जाए। सुबह टोकरी का ढकना खोलकर देखा तो कबूतर वैसे ही अपना सिर जमीन पर लटकाए आसमान की तरफ टुकटुकी बांधे हुआ था। आखिर उसकी गर्दन में इतना बल कैसे आ गया था? हाथ लगाया तो वो फड़फड़ाकर 2 कदम इधर 2 कदम उधर खिसका। मरीज को अभी और आराम की जरूरत थी। अगली दोपहर भी उसने कमरे की ठंडक में गुजारी। शाम को उसे जानवरों के डॉक्टर को दिखाया गया। लू लगने के अलावा गर्दन टेढ़ी होने के मर्ज का डॉक्टर ने कुछ तकनीकी नाम बताया। एंटीबायोटिक और नीरोबाइन गोलियों की पर्ची लिख दी। अगले 3 दिन हम सुबह शाम आधा चम्मच पानी में गोली के टुकड़े घोल घोल कर एक ड्रॉपर से कबूतर की चोंच में डालते रहे। 4 बूंदे पिलाने के लिए घर के तीनों लोगों को लगना पड़ता। इससे कबूतर की हालत कुछ बेहतर हुई और वो खाने पीने लगा। करीब जाने पर वो दूर भाग गया। एक दिन मालूम हुआ कि उसके परों में भी चोट लगी है। डॉक्टर की सलाह पर तीमारदारी का नया सिलसिला शुरू हुआ। कबूतर को हमारे घर में रहते रहते 2 हफ्ते से ज्यादा हो चले थे। घर आने वालों की सबसे पहले कबूतर से मुलाकात कराई जाती। जो लोग जेब में कैमरा रखते वो उसकी तस्वीर जरूर खींचते। सुबह शाम जब हम बागीचे में बैठकर चाय पीते तो कबूतर की टोकरी खोलकर खुले आसमान के नीचे रख देते। टोकरी खोलकर से शुरू हो गया था। वो उड़ता नहीं, गर्दन टेढ़ी करके देखता रहता। वैसे अब उसकी गर्दन सीधी रहने लगी थी। हमने उसका नाम कब्बू रखा था। हम कब्बू को बागीचे की जालीदार खिड़की में छोड़ देते ताकि वो पेड़ पौधों, आसमान और दूसरे परिंदों को देख सके। शुरू में कुछ दिन उसे सिर्फ चावल का चूरा खाने के लिए दिया। फिर ज्वार
और बाजरा दिया। इंटरनेट पर तलाश करने से मालूम हुआ कि कबूतर सूखे मटर भी पसंद करते हैं, मगर कब्बू उससे मानूस नहीं था। उसने भुने हुए चने, रस्क और दूध रोटी भी नहीं खाई, अलबत्ता खड़े मूंग बड़े शौक से खाए। हमारी पालतू एल्सेशियन कुतिया रीना पर हमें भरोसा था कि वो कब्बू को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जिस्म से भारी भरकम होने की वजह से पड़ोसी उसे शेर कहते थे। कब्बू की वजह से मोटी रीना को नया नाम मिला, गब्बू। कब्बू और गब्बू एक ही कमरे में साथ रह लेते। गब्बू फितरी तौर पर इतनी सीधी है कि अगर कब्बू उसके पास चला जाता तो वो खुद दूर चली जाती। साथ ही कू कू की आवाज से हमें बता भी देती। कब्बू की तबीयत बेहतर होने लगी। वो घूम घूम कर घर का कोना कोना देखने लगा। कभी वो बैठक की गद्देदार कुर्सी पर बैठा मिलता तो कभी पिछले दरवाजे पर, कभी पंखे पर जा बैठता तो कभी खुली अलमारी के अंदर। बाहर वाले कमरे में वालिद साहब का एक मुजस्सम रखा है। कब्बू मुजस्मे पर जा बैठता और बीट कर देता। सिर पर कबूतरों की बीट शायद हर उस मूर्ति के लिए जरूरी है जिसे खुले आसमान के नीचे लगाया जाता है। कब्बू ने ये कमी पूरी कर दी। अब कब्बू बिल्कुल ठीक था। वो उड़ता कम और चलता ज्यादा था। पीछा करने पर वो तेज चाल से भागता और इधर उधर छुप जाता। अगर उड़कर किसी ऊंची जगह बैठ जाता तो पूरे दिन भूखा प्यासा बैठा रहता। फिर ऊपर से चढ़कर उसे नीचे उतारा जाता। हमारे साथ रहते रहते उसे 6 हफ्ते हो गए थे। वो गर्मियों में आया था और अब बारिश का मौसम आ गया। एक जोशनुमा दोपहर जब बारिश आकर थम गई थी, हमने उसे अलविदा कहने का फैसला किया। उसकी टोकरी खोलकर बागीचे में रख दी। दूर बरामदे में बैठकर हम देखते रहे कि वो अब उड़ा, तब उड़ा, तब उड़ा से शुरू हो गया था। 15 मिनट बाद कब्बू टोकरी से बाहर आया। फिर पर खोलने और गर्दन मटकाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता बागीचे में टहलने लगा। वक्त गुजरता गया। कब्बू को वही मजा आने लगा। आखिर उकताकर हमने उसे फिर से टोकरी में रखा और घर के अंदर ले आए। चाय की मेज पर बैठे बैठे हम उन सारे वाकयात पर सोचते रहे कि अगर कब्बू उड़ जाता तो क्या होता। कहीं बिल्ली आ जाती तो ये चलता ही रह जाता। शाम को किसी ऊंची शाख पर बैठ जाता तो ये सोचकर भूखा प्यासा रहता कि अभी कोई उतारेगा और दुलार करके दाना पानी देगा। 2 माह हो गए, कब्बू हमारे साथ ही है। जमीन पर चलने वाले एक परिंदे को हम उड़ना सिखा